हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के न्यूज आर्टिकल्स, स्पेशली एडिटोरियल्स की मैं बात कर रही हूँ, उनको हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के, और साथ ही साथ साइंस और टेक के एनालिसिस भी करेंगे जो संडे के दिन आती है। इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी उसमें शेयर किए जाते हैं जो अधिकतर प्री के वाले सेक्शन से, मतलब प्री में पूछे जाते हैं, और मेंस के लिहाज से जो भी एडिटोरियल्स होंगे जो डिस्कस करने लायक है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट है मेरे ही चैनल का, अनंत आईएएस पीसीएस 007 के नाम से है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया प्रेस द बेल बटन सो दैट कि आपको हमेशा जो नए वीडियो आते हैं आपको मिलते चले। ठीक है, अच्छा, पहला आर्टिकल है आईपीएल एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये जो आर्टिकल है इसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात उठाई है जो आपके जीएस 1, 2 और 3 कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जैसे कि कहना चाह रहे हैं, लिखा है अंकित जैन, को फाउंडर है सीईओ एट स्पेस स्टेप चेंज के, और प्रणव सुरेश जी हैं इज एंगेजमेंट मैनेजर एट स्टेप चेंज। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को उठाया इस आर्टिकल में। कहना चाहते हैं कि आईपीएल जो है एक अपॉर्चुनिटी है टू बैट फॉर क्लाइमेट एक्शन। उसके पहले वो ये भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी के पहले आईपीएल एक समस्या भी है एमिशन के लिहाज से, कार्बन एमिशन के लिहाज से। वो क्या है? स्पेसिफिकली for the IPL studies estimates that a single match produces emission in the range of 10,000 TCO2E, इसका फुल फॉर्म होता है टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 14,000 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कभी हम सोच सकते हैं क्या कि आईपीएल के मैचेस से भी एमिशन हो सकता है, या आईपीएल जैसे कई सीरीज से कितने कितने लाखों टन कार्बन एमिशन होता है? उस पॉइंट को ही उठाते हैं। पहले कहते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे हम इसको आईपीएल की हेल्प से, क्योंकि आईपीएल तो हम बंद नहीं करवा सकते, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन है और काफी लोगों को रोजगार मिलता है और डेवलपमेंट के आसपास से भी है। अगर हम स्पेकुलेशन को हटा दें, अगर सट्टेबाजी वाली चीज को हटा दें, उसके बाद अगर हम आस्पेक्ट लेते हैं तो आईपीएल से काफी बड़े फायदे भी होते हैं। तो उनको दिमाग में रखते हुए कैसे हम इस क्लाइमेट एक्शन की समस्या से निपट सकते हैं, इसको उठाया गया है। तो मेरे लिहाज से ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंस के लेवल पे काफी बड़ा सवाल क्रिएट कर सकता है। और दूसरे लिहाज से एमिशन के लिए भी हमको पता होना चाहिए भैया कि किन और एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जिससे एमिशन होता है जो हमें पता ही नहीं रहते हैं और डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उन चीजों को। तो उसको समझते हैं एक एक करके। The fact is that IPL is one of the India's most significant cultural and economic events. But beyond the excitement and spectacle of the sport, an event as big as the IPL also has a significant environment footprint. ठीक है, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग एक साथ बैठ करके मैच देखते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे गैजेट्स को यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो ये तो क्लियर है कि कल्चरल और इकोनॉमिक इवेंट तो है, पैसा भी है और कल्चरल एक्टिविटी भी है, एनवायरमेंट भी है और उसके साथ एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमको अपने नेट जीरो एमिशन जो 2070 तक का हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, अपने क्लाइमेट एक्शन के स्टेप्स को कॉम्बैट करने के लिए भी हमको इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उसको उठाते हैं। Now, as we know, India has committed to reaching net zero emission by 2070 and has also committed to reducing the emissions intensity of the GDP by 45% or 2030. Given in this context, an examination of the environmental impact of India's biggest summer festival and exploration of ways to make it more sustainable or ideal. अच्छा, अगर इसी पैराग्राफ से आपको सवाल बना दिया जाए कि ऑल्दो आईपीएल एक कल्चरल और इकोनॉमिक इवेंट तो है, बट फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या फिर जीरो एमिशन को टारगेट करने के लिए कैसे हम किन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं इसके होने वाले एमिशन से लड़ने के लिए, इसी को फ्रेम करके एक सवाल आराम से बनाया जा सकता है। और अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं शायद कर पाएंगे, इसके लिए ये आर्टिकल पढ़ना बेहद जरूरी है। अच्छा, नाउ यहाँ पे वो कहते हैं कि ओलंपिक कमिटीज, जैसे कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वाइस वर्सा, ऑल्दो द इंटरनेशनल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विश्व में कई बड़े बड़े लेवल पे इनको एड्रेस किया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो एयर की बात हो, चाहे वो एमिशन की बात हो, इसके साथ ही साथ कई सी चीजें हैं जिनको केटर किया गया है। इस चीज को दिमाग में रख के ये कैसे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं और अपने एमिशन के टारगेट्स को मीट कर सकते हैं।
Now what gets measured and gets managed specifically for the IPL studies, जैसे हमने कहा कि IPL के जो मैचेस हैं वो एमिशन में प्रोड्यूस करते हैं कितना 10,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड टन से लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 14,000 TCO2e जो यूनिट लिखी हुई है ये आपसे प्री में पूछी जा सकती है, तो दिमाग में रखिएगा। ओवर अ सीजन दिस फिगर कैन रीच अप टू 750K टू 900K तक पहुंच गई है। टू कंसेप्चुअलाइज दीज एमिशंस इट वुड टेक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द साइज ऑफ सिंगापुर ओवर अ होल ईयर टू एब्जॉर्ब दीज एमिशन, और इतना ज्यादा एमिशन होने के लिए कम से कम सिंगापुर के साइज के बराबर हमको पूरे साल एक ऐसा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चाहिए जो एमिशन को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब जो एमिशन होता है, जो कार्बन निकलता है, उसको एमिट करने के लिए जो पेड़ है, सी ओशंस हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, राइट, एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पे करते हैं। तो इतना बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तुमको साल भर मिल ही नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इन 2018 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया and the United Nations UNEP signed an agreement to implement the concept of zero waste or green protocol to reduce wastage from cricket stadiums. This is a step in the right direction. तो एक पहला ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एमिशन जनरेटेड बाय स्पोर्ट्स वेन्यूज ओनली अकाउंट फॉर अबाउट 5% ऑफ द टोटल। वेरियस डिजिटल व्यूअरशिप ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज IPL कंट्रीब्यूट टू मोर देन 3/4 टू द टोटल एमिशन फुटप्रिंट, ठीक है ना। इन एडिशन डेटा सेंटर्स आर द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। डेटा सेंटर्स होते हैं वो भी बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इस एमिशन में। समथिंग दैट माइट ऑफन गो अननोटिस, जिसको हम नोटिस नहीं करते कि मैचेस से एक एमिशन हो रहा है वो समझ में आ रहा है, गंदगी होती है, सारी कार्बन एमिट होती है, और साथ ही साथ जो व्यूअरशिप से जो गंदगियां क्रिएट होती है वो भी कार्बन बहुत बड़े लेवल पे कार्बन बाहर निकल करके आता है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो डेटा सेंटर्स हैं वो भी सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है इस लाइन में। Now, spectator travel, luxury accommodation and backup generators round up the list of top 5 emitters. तो अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि IPL के मैचेस से कार्बन एमिशन होता है, हाँ जी होता है। उसके बाद अगर डेटा सेंटर्स का नाम लिया जाए कि भाई डेटा सेंटर से क्या एमिशन होता है, हाँ जी होता है। उसके बाद लग्जरी अकोमोडेशन से क्या एमिशन होता है, हाँ जी होता है। उसके बैकअप जनरेटर से होता है, हाँ जी होता है। तो ये सारे ऑप्शंस कभी आपने सोचे ना हो अगर दिमाग में, तो गेस करना मुश्किल है। इसे पर पढ़ लिए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। Now same changes, simple changes such as अगर रिप्लेस कर दिया LCD स्क्रीन को रिप्लेस किया जाए अगर हमारे घरों में, और एनर्जी एफिशिएंसी LED डिस्प्ले लगा दिए जाए तो भी एमिशन को हम कम कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन को भी हम कम परसेंटेज अगर कम कर दिया जाए 35 से 40% तक, तो भी हम एमिशन से लड़ सकते हैं। उसके साथ अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर द डेटा सेंटर्स एंड डेटा स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन फर्दर रिड्यूस द IPL's कार्बन एमिशन बाय ओवर 10%। तो ये सवाल भी उठा रहे हैं और आंसर्स भी दे रहे हैं साथ के साथ। Now further, the incentivization and use of public transport to and from stadiums can help reduce spectator travel emission by as much as 85%। ठीक है, तो सवाल भी आ गया, जवाब भी आ गया। अच्छा, one of the most pressing challenges on the path to achieve a net zero society is the urgent need for rapid transition to more sustainable alternatives। और important ये है कि सबसे पहले हम sustainable alternatives को ढूंढें। ऐसे कहा जाएगा कि भाई टीवी स्क्रीन को कम करना चाहिए, तो LED की बढ़त और LED की अवेलेबिलिटी, चाहे वो कॉस्ट के हिसाब से हो चाहे वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो, हमको पता होनी चाहिए, और कैसे इसको हम लाएंगे मार्केट में, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी पता होना चाहिए। The current status of global temperature underscore the importance of raising awareness of increasing speed of this transition. Global temperatures are already over 1.1 डिग्री सेल्सियस, हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अबव प्री इंडस्ट्रियल एरा के ऊपर है, 1.1 डिग्री के ऊपर चला गया है, ठीक है। उसके बाद एज ए वॉइस इन क्लाइमेट एक्शन हमें क्या करना चाहिए, द IPL हैज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि हमको इस IPL के माध्यम से हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए ये एटीट्यूड लोगों के अंदर, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्री में वो यूनिट, मैंने आपको बताया ना कि यूनिट है, वो पूछी जा सकती है। साथ ही साथ मेंस में सवाल उठ सकता है कि IPL के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोलॉजी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके दूसरा पॉइंट कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज आर्ग्यूबली humankind's fight for survival on earth. We are nearing, if or not already at tipping point.
where it is almost now or never, just like a great match, achieving a net zero society requires team effort. वह टीम एफर्ट की जरूरत है, लोगों के एटीट्यूड बढ़ाने की या उसको जगाने की जरूरत है, साथ ही साथ अवेयरनेस की जरूरत है इन सबको अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन जी के मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई। देखिए ये आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ, ये एक आपको हिंट है ये समझाने की कि यूपीएससी में जो जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि फैक्चुअल डेटा पे ही फ्रेम हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल आपके सामने ना पूछा जाए कि भाई जेएनके में सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई सब्सटेंस अब्यूज क्या चीज होती है, जेएनके में ऐसी क्या घटना घट रही है जहां से आर्टिकल छपा है, किसी ने स्टडी करी है, उसको छापा है इतने बड़े पेपर में, तो उसके हिसाब से आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर पता होता है तो फायदा क्या होगा मैम? फायदा ये होगा कि आपको आने वाली बड़े बड़े इश्यूज के बारे में ऑलरेडी से ही पता होगा। कल को सपोज करें जेएनके में कोई बहुत बड़ी घटना घटती है आगे फ्यूचर में, या फिर इसी न्यूज को आगे इवॉल्व किया जाता है, तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। जरूरी नहीं है कि आपसे इस साल पूछा ही जाए कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है और न्यूज पढ़ते रहना चाहिए, आर्टिकल पढ़ने से क्लैरिटी आती है, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि जेएनके में सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है जैसे ड्रग्स हो गया या फिर हेरोइन हो गया, इन सब का यूज। अब्यूज का मतलब लोग ज्यादा खपत बढ़ रही है, लोग ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, यंगस्टर्स इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उस लिहाज से आर्टिकल को लिखा गया है। With official figures confirming anecdotal evidence of growing substance abuse in Jammu and Kashmir। अगर आपको याद हो तो पंजाब का नाम ऑलरेडी आता है सब्सटेंस अब्यूज में, राइट, बहुत एक मूवी बन चुकी है उसके ऊपर। तो पहले अब पंजाब का नाम था, अब जम्मू एंड कश्मीर का नाम आ रहा है। डॉक्टर, स्कूल्स, अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सर्चिंग फॉर वेज टू कर्ब द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ ड्रग्स। पीरजादा आशिक रिपोर्ट्स ऑन द क्राइसिस इन द वैली। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, हिंदू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 25 या 26 के पेज में आपको मिल जाएगा, उसको पढ़िए और सिर्फ इसलिए पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर ऑफ द वीक थी, हम्बोल्ट टू सी यू डॉक में ये पिक्चर छपी है, हिंदू में छपी है। पिक्चर कहना क्या चाह रही है, अ क्यूरियस हम्बोल्ट पेंगुइन नेम्ड ऑस्कर लुक्स एट डॉक्टर मधुमिता केल had veterinary doctor by the Baikula Zoo inside the temperature control penguin enclosure of the zoo in Mumbai। तो हम्बोल्ट पेंगुइन जो शब्द है इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है हम्बोल्ट पेंगुइन कहाँ कैसे क्या। और ऑस्कर लुक्स में जो नाम बोल रहे हैं, ऑस्कर लुक्स है डॉक्टर मधुमिता केल, and the day is observed in honor of these remarkable birds and their place in our world as climate change and other pressures threaten their habitat and food sources। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पेंगुइन हो गए, एलिफेंट हो गए, या फिर जो नॉर्थ और साउथ के इलाके में जैसे जो कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारी स्पीशीज हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से विलुप्त होती जा रही हैं, तो उसके लिए ये पिक्चर ऑफ द डे हम्बोल्ट टू सी यू डॉग। तो इसमें हम्बोल्ट पेंगुइन का जो इलाका है उसको सर्च कर सकते हैं, पूछा जा सकता है प्री में, ठीक है। उसके साथ वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया, तो 25 अप्रैल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पेंगुइन डे के लिए, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, शुड इंडिया कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर पे 2 आर्टिकल आए इस हफ्ते, एक तो ये इंटरव्यू डिस्कशन है, आप उसको पूरा द हिंदू की वेबसाइट जाके पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम देखेंगे। एक तो ये है न्यूक्लियर पावर के लिए, और दूसरा छपा है जहां पे मुंबई में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए भी एक आर्टिकल छपा, उसको अभी आप आगे देखेंगे। तो न्यूक्लियर पावर से जुड़े हुए जो आपका अभी तक के नोट्स कहीं अगर आपने बनाए हो तो उसको आप रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्री में कुछ सवाल बन सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कहाँ हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे, और कौन से नए पुराने, जो फैक्चुअल डेटा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ कहना चाह रहे हैं, शुड इंडिया कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एन अल्टरनेटिव दैट व्हाट लेट यू से आई डोंट नीड न्यूक्लियर power? As I mentioned, most wind and solar is variable, therefore how do you get your firm power? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नुकसान ज्यादा हुए अगर आप एग्जांपल्स देखें, और फायदे तो जो है सो है, पर नुकसान ज्यादा हुए कई देशों को।
तो उसको दिमाग में रखते हुए सवाल पूछा गया है कि क्या न्यूक्लियर पावर कंसिडरेबल है, किस इस फेज आउट में है। और जैसे कि कुडनकुलम वाला जो प्लांट है उसके ऊपर भी कई सवाल कई बार उठे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, नुकसान होगा तो क्या होगा। तो उसके लिहाज से गवर्नमेंट ने भी कोई नए एक्शंस लिए हैं, उसको आगे देखेंगे। ये आर्टिकल पूरा का पूरा एक इंटरव्यू है जैकब कौशी, आर श्रीकांत एंड राहुल टोंगिया के बीच, और वो डिस्कस कर रहे हैं, इसी सवाल कुछ सवाल उठाते हैं कि ग्लोबली व्हाट इज द आउटलुक फॉर द न्यूक्लियर पावर स्पेशली व्हेन सोलर एंड विंड पावर आर बिकमिंग फार मोर पॉपुलर। मतलब न्यूक्लियर पावर का भविष्य क्या है, उससे होने वाले नुकसान फायदे, चेरनोबिल की बात करें अगर हम, और उसके साथ विश्व में कई जापान की बात करें फुकुशिमा वाली, तो उन सब चीजों से हमें क्या एग्जांपल्स मिलते हैं। साथ ही साथ व्हाट अबाउट रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम स्पेंट फ्यूल, व्हाट इट माइट बी दैट पीपल आर स्लाइटली लेस फियर ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये भी अपने आप में है। और न्यूक्लियर लाइबिलिटी की बात होती है, वो किसके ऊपर होनी चाहिए, कि प्रोड्यूसर के ऊपर होनी चाहिए कि देश के ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कई सवाल उठे हैं। उसके बाद फ्रेंच यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स एट जैतापुर महाराष्ट्र हैजंट मेड प्रोग्रेस, और जो जैतापुर जो पावर प्लांट है उसके ऊपर भी एक आर्टिकल आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। India's nuclear plan is premised on working around its limited supply of enriched uranium. Elsewhere, where nuclear has taken off, there is no real issue of assessing nuclear fuel. However, nuclear power is only 2.5 to 3.2% of India's installed and generated power. Is it time that we revisit some of the assumptions under the nuclear program? The civilian nuclear program particularly has been supported so far. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के रिसर्च के हिसाब से हमें किस तरफ कंक्लूड करना चाहिए, उसके लिहाज से आर्टिकल डिस्कशन है। जो महाराष्ट्र का जैतापुर वाला प्लांट है उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है फ्रेंच यूरोपियन गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने कहा है कि अब नियम आया है कि लाया है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि भाई प्रोड्यूसर्स लाइबिलिटी भी होगी, अब उसको भी हम देखेंगे। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू एक तरह का डिस्कशन है, पढ़ सकते हैं आप अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और इंडिया शुड नेवर कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर, इसको भी देख सकते हैं कि भैया इंडिया के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर के साथ साथ हमारे पास अगर आप देखें, न्यूक्लियर के साथ साथ हमारे पास पावर में क्या क्या अवेलेबल है, हाइड्रो होता है, राइट, हाइड्रो पावर, और उसके साथ हमारे पास विंड है, विंड एनर्जी के हिसाब से, सोलर एनर्जी के हिसाब से। तो हमारे पास इन तीनों के ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिलहाल न्यूक्लियर के बजाय, या फिर इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है ना कि न्यूक्लियर के बजाय। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बड़े नुकसान कई देशों ने देखे, तो उस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी रेफरेंस आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा और अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है डार्विन मस्ट स्टे इन इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक, लिखा है सयंतन दत्ता ने, साइंस जर्नलिस्ट है। ये लिखना चाह रहे हैं कि रादर देन इरेजिंग द थियरी ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक विच इज शॉर्ट साइटेड from the point of well-rounded education, the way Darwin's theory is taught need to change. वो कहना चाह रहे हैं डार्विन की थियरी हटाने के बजाय पूरी तरीके से एनसीईआरटी से उसका पढ़ाने का तरीका, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, या फिर उस थियरी को समझाने का, पढ़ाने के तरीके को बदला जा सकता है, ना कि पूरी थियरी को हटाना। देखिए बहस क्या थी कि भैया एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें हटाई जा रही हैं, ठीक है, और जिसमें आप मुगल एरा के टाइम की चीज हटाने की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं गांधी जी के जो असैसिनेशन की जो चीज थी उसको हटाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि भैया सप्लीमेंट्रीज आएंगी, उसके लिए अलग से सप्लीमेंट्री दी जाएगी, अलग से एक बुक बनाई जाएगी जिसमें ये सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगी फिर से दोबारा एनसीईआरटी में, ऐसी बीच में न्यूज आई थी। अब डार्विन का जो नियम है, जो रूल है सर्वाइवल का, उसको भी हटाने की बात हो रही है। तो उसके लिए आर्टिकल उन्होंने लिखा है, साइंस जर्नलिस्ट हैं दत्ता साहब, लिखना क्या चाह रहे हैं कि भाई डार्विन के नियम को हटाने के बजाय आप उसको पढ़ाने के तरीके में बदल सकते हैं, क्योंकि डार्विन का जो रूल है वो बहुत ही बेसिक रूल, एक कहना चाहिए थियरी है जो पढ़ाना जरूरी है बच्चों को। अच्छा वो है क्या? Darwinism is a theory of biological evolution developed by the English naturalist Charles Darwin 1809 से 1882 तक and others, stating that all species of organism are all arise and develop through the natural selection of a small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce. सिंपल सी बात है कि सर्वाइवल, मैं तो इसे कहती हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो समय के हिसाब से सर्वाइव कर जाएगा, फिट कर जाएगा, वो सर्वाइव भी कर जाएगा, राइट। इसका क्रक्स यही है। द क्रक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फोकसेस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ इंफीरियर स्पीशीज ग्रेजुअली ओवर टाइम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे आर्टिकल में, सबसे पहले पता होना चाहिए डार्विन का वो थ्योरी क्या है, वो पी में पूछी जा सकती है। दूसरा आता है कि मेंस में सवाल उठ सकता है कि एनसीईआरटी में बड़े बड़े चेंजेस करने से
एक्चुअली क्या फायदा होगा, और अगर नुकसान है तो क्या नुकसान है, फायदा क्या है नुकसान क्या है, दोनों ही पता होने चाहिए। ये आपके मेन से पूछा जा सकता है। और प्री के लिए सवाल ये होगा कि भाई डार्विन का थ्योरी क्या है, कहां से इवॉल्व हुई, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ेंगे, समझेंगे एक्चुअली क्या कह रहे हैं सर। So in 2018, then the then Union Minister of Human Resource Development Satyapal Singh called Darwin theory of evolution scientifically wrong। 18 में हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर थे सत्यपाल सिंह ने कहा कि डार्विन का जो नियम है वो साइंटिफिकली रॉन्ग है, इससे बढ़िया तो थ्योरी ऑफ दशावतार की जो थ्योरी है वो ज्यादा रिलेवेंट है। लेकिन उसको आगे एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं, ये बात सही नहीं है, और बाद में ऐसा हुआ, कहने की बात है कि डार्विन के नियम को पूरी तरीके से बुक से हटा देना चाहिए। राइट नाउ अब वो कह रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है। द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट बायोलॉजी क्लासरूम्स इग्नोर इज द इम्पैक्ट दैट द सोशल बिलीफ ऑफ हिज टाइम्स हैड ऑन हाउ डार्विन लुक्ड एट द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस थ्योरी से प्रॉब्लम है तो आप उसे कॉन्सेप्ट में जा करके और चीजों उसको पढ़ाने की चीजों में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक नियम नहीं है, ऐसे कई नियम है जो हम सालों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे कि चार्ल्स लिन्स का प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम माल्थस आइडिया ऑफ कंपटीशन को हम पढ़ते हैं जनसंख्या वाले सेक्शन में, माल्थस का नियम है। एनवायरमेंट विद लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ते हैं, उसके बाद एडम स्मिथ के नियमों को हम पढ़ते हैं, लेजर फेयर इकोनॉमिक्स में सेक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम कायदे कानून है और ऐसे बहुत से थेरीज हैं, लॉ भी है, और लॉ के बगैर चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, चाहे बायो हो, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनको हटाने से क्या होगा, इतने बड़े जो रूल्स हैं, जो थेरीज हैं, जिससे पूरी दुनिया अभी तक पढ़ कर समझती हुई आई है कि दुनिया में लोगों ने कैसे इवॉल्व किया, कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका वही नाम है ना, हर्बर्ट स्पेंसर ने साइड क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैं आपको रेफर भी कर रही हूँ कि इसका जो इंस्टेंस के लिए कहा कि हर्बर्ट स्पेंसर्स आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रपोज इन 1864 और इवेंचुअली इन अ फिलोसफी कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म भी कहते हैं इसको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं इसको। तो ये पूछा भी जा सकता है आपसे, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कई सारे नियम ऐसे हैं जो, और रूल्स ऐसे, थियरीज ऐसी हैं जो हमारी बुक्स में है, सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे उसको समझ के आगे निकल जाते हैं। बट क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हटाने के बाद उसके बाद क्या बचेगा समझाने के लिए बच्चों को, ये सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो हमारे प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है आपको एक ओपिनियन फॉर्म करनी है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद फैक्चुअल डेटा के साथ कि आपका टेक क्या है इसके लिए। ये हम डिस्कस पहले भी एक आर्टिकल में कर चुके हैं। तो मैं जब भी कहती हूँ कि इस तरह कोई घटना घटे जो आपको लगती है सही है या गलत है, कोई भी चीज सही और गलत पूरी तरीके से नहीं होती है। बीच मतलब कि ऐसा भी होता है कि आप पार्शियली अग्री करें किस चीज के लिए, ठीक है, पार्शियल अग्रीमेंट भी हो सकता है जिसमें आप कहें कि नहीं भाई आधी बात सही है आधी बात गलत है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ करके अपने हिसाब से तय करिए कि क्या चीज आप मेंस में लिख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, और खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें और फिर नोट्स बनाइए, आपके लिए होमवर्क है आज का। अभी होमवर्क और भी मिलेगा आज, अभी आप देखते चलते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये मुझे लिंक्डइन से मिली है, काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें इसमें लिखा है कॉर्पोरेट लर्निंग्स फ्रॉम डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब समय के साथ हम देखें यहां से ऐसे करके यहां तक खड़े हुए और इनोवेशन के बाद हम फिर से पहुंचते फिर से उसी तरीके से उसी पोजीशन पे आ गए हैं। ट्राई टू बी इंडस्ट्री लीडर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हम यहाँ तक पहुंच गए। ये डार्विन का रूल नहीं है, एक तरीके का एक मिमिक है जो समझाने का तरीका है कि देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पर आकर के पहुंच गए, ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे आ गए। झुक के नहीं, हम लोग सिस्टम पे बिल्कुल झुके रहते हैं, घुसे रहते हैं। तो उस पोजीशन को पोर्ट्रे करके कहा गया है कि डाइवर्सिफाई होने के बाद, इनोवेशन होने के बाद और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के बाद भी हम ट्राई टू बी इंडस्ट्री लीडर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बन गए हैं और हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। ये सिर्फ समझने के लिए है, थ्योरी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट है द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल। इस जो समस्या है राइजिंग ऑफ सी लेवल, ये हमारे क्लाइमेट चेंज वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, हाँ जी ग्लोबल वार्मिंग बारे में भी इंपॉर्टेंट है। और कि भैया जब पृथ्वी का जो तापमान बढ़ेगा तो पोल्स पे जो बर्फ जमी रहती है, जिन लैंड मासेस पे पोल पे बर्फ जमी रहती है वो पिघलेगी, और जब पिघलेगी तो पूरे जो पृथ्वी हमारे ओशन से घिरी हुई है, समंदरों से घिरी हुई है, उसका लेवल पानी का बढ़ेगा। और जो देश, शहर, द्वीप देश
जो पानी में धंस सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं, उतनी हाइट पे नहीं है, वो डूब जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए जो थ्रेट है उसके ऊपर ये आर्टिकल है, एक्सप्लेनर है द हिंदू का, आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं और आर्टिकल वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, सवाल क्या है, जस्ट ये बताते हैं कि द WMO has found in a new report that the world sea level is rising at an unprecedented rate, portending potentially disastrous consequences for the weather, agriculture, the extent groundwater crisis and social disparities। ठीक है, ये आज भी न्यूज उतनी ही नहीं है जितनी 15 साल पहले थी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WMO, OHC, ओशन हीट कंटेंट के चलते और साथ ही साथ नए क्लाइमेट चेंजेस की होने की वजह से ये जो घटना हो रही है ये हम सबके सामने हो रही है, लेकिन फिर भी हम कितना कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो समझना जरूरी है। मतलब मेंस के लेवल से ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि अभी तक की जितनी भी क्लाइमेट चेंजेस की आपकी बैठकें हुई हैं उनकी स्टडी और उनका निचोड़ आपको इस सवाल में लिखना है कि ये थ्रेट है और इस थ्रेट से निपटने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस लिहाज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, काफी सारा फैक्चुअल डेटा है इसके अंदर। तो एक तो सवाल होगा कि WMO ने इसको फाउंड किया है कि भाई समंदरों का लेवल काफी बड़े लेवल पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द सी लेवल हैज बीन राइजिंग इन द 3 decades फॉर विच सैटेलाइट एल्टीमीटर डेटा इज अवेलेबल 2022 तक का है, बट while the rate of sea level rise was 2.27 mm per year in 1993-2002, it shot up by 4.62। मतलब पहले जो 2.27 था अब 4.62 ऊपर तक जा चुका है। Since the lives of coastal communities, including their economies, activities tied intricately with the coastal ecosystem, changes in the coastal ecosystem as a result of GSML rise will further endanger the socio-economic stability of these communities। ठीक है, तो ये समस्या है हमारे लिए। और इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं इस आर्टिकल में, इसमें लिखा है ओशन हीट कंटेंट, OHC को याद रखिएगा। उसके बाद सी आइस और ग्लेशियर्स के पिघलने की जो घटना है, किन किन इलाकों में ऐसे कौन से लैंड मासेस एंड देश हैं जहां पे वो 12 मासी या 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, ये आपका वेदर वाले सेक्शन में आएगा जिसको आपको बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो बातें बोली हैं रिपोर्ट में, उसकी फाइंडिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो कुछ टर्म लिखती हूँ यहाँ पे मैं, WMO क्या है, उसके बाद WII क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा OHC क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ इसके बाद ये जो पूरी रिपोर्ट है अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मेरी सलाह आपको रहेगी क्लाइमेट चेंज में अभी तक जितनी भी कोप की बैठकें हुई हैं, IPCC, COP और IPCC की जितनी बैठकें अभी तक हुई हैं उनमें क्या क्या डिसाइड किया गया है उसको एक जगह नोट डाउन कर ले, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो सी लेवल राइजिंग की जो घटना है उसके लिहाज से कुछ पॉइंटर्स को नोट कर ले, मेंस में पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। और अगर कोई आप मैगजीन रेफर करते हैं जैसे किसी की भी, चाहे वो आपकी दृष्टि की हो या फिर अगर आप पढ़ना किसी आप बड़ी अच्छी घटना चक्र आती है जिसमें क्लाइमेट चेंज का काफी अच्छा डिटेल दिया रहता है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर है उसी आर्टिकल की, इसमें दिखाया जा रहा है कि सी लेवल राइज कुड हिट 2 meters बाय 2100, मतलब 2 मीटर तक ऊपर लेवल उठ सकता है 2100 तक, ठीक है ना। ग्लोबल सी लेवल्स कुड राइज बाय मोर देन 2 meters बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल गायब हो सकते हैं इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज एट अ करंट रेट, न्यू रिसर्च सजेस्ट। तो एक डराने वाला डेटा है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, जिसमें लेवल भी दिया हुआ है कि किस लेवल पे कितना पानी पहुंच सकता है, असूम किया गया है, और पॉपुलेशन कितनी डिस्प्लेस हो सकती है 2100 तक, कितनी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी कितनी नहीं रहेगी वो भी बताया गया, ठीक है। नाउ प्रॉमिसिंग बिल में राजस्थान में एक और बिल पास हो रहा है जिसका नाम है जो है गिग इकोनॉमी के रेफरेंस में या गिग वर्कर्स के रेफरेंस में। राजस्थान में इसके पहले भी एक बिल पास हुआ था जिसमें डॉक्टर्स के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए नहीं मरीजों के लिए एक बिल पास किया गया था, राइट टू हेल्थ का। उसके ऊपर भी काफी झड़प हुई, मतलब बहस हुई थी और नारेबाजी हुई थी सड़कों पे, पुलिस सड़कों पे डॉक्टर्स निकल आए थे कि उन्होंने कहा था कि उसका क्लॉज ये था कि बिना पैसे दिए कोई इमरजेंसी है तो जो पेशेंट है बिना पैसे दिए इलाज ले सकता है, तो उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था, राजस्थान का ही बिल था। और दूसरा ये गिग वर्कर्स के ऊपर बिल ला रहे हैं, काफी अच्छी बात है। तो ये जो बिल के पहले समझना ये जरूरी है कि भाई गिग वर्कर होते कौन है। गिग का मतलब हुआ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, गिग का मतलब होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में
कोई वर्कर अगर काम करता है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करता है उसे कहते हैं गिग वर्कर। जैसे आपने जोमेटो के डिलीवरी बॉयज को देखा होगा, स्विगी हो गया, और साथ ही साथ जो डिलीवरी बॉयज के जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स। ये बहुत नया टर्म चल रहा है आजकल, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, और मेरी समझ से प्री में या मेंस में इसके ऊपर सवाल बन सकता है। ये बिल पास हो रहा है, डिस्कशन पहले भी हो चुका है, तो उस लिहाज से ये गिग वर्कर्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It goes without saying that in a country where informal labor and unemployment have defined the nature of the job market the last decade, the gig economy has been a beneficial outlet of employment. It is especially true of youth and migrant workers as they seek a quick and ready and quick means of securing finances and flexible hours. An option used by informal workers who have used gigs for moonlighting. With growing a smartphone use and reliance on apps for daily needs and purposes, the gig economy is an only set to flourish in terms of usage and opportunities, ठीक है। तो जो यूथ जॉब्स हैं जिसे हम गिग वर्कर्स भी कहते हैं, तो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए गिग वर्कर्स क्या है और नॉर्मल वर्कर्स से कैसे अलग है, क्या चीजें हैं, कौन सा बिल राजस्थान में आ रहा है। जो राजस्थान के बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, राजस्थान पीसीएस की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बिल रहेगा, ठीक है। The scheme is not unfamiliar platform workers in the transport sector in Thailand and Malaysia। मतलब बाहर के देशों में भी ऐसे बिल पहले लाए जा चुके हैं, और थाईलैंड मलेशिया में पहले से एक बिल पास हो चुका है जहां पे वहां की सरकार एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है गिग वर्कर्स को फॉलो करने के लिए। Seen in the slide, the decision of the Rajasthan government to deliver a Rajasthan place-based gig workers bill 23 should be welcomed even if it will be introduced after the assembly election last this year। तो बिल पास हुआ नहीं, होने वाला है, पर आने वाला है राजस्थान में ऐसा बिल, ठीक है। नाउ द एम्बिगिटीज इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, मैं इसकी बात कर रही थी। ये जो बिल जो आर्टिकल है, ये जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के रेफरेंस पे आर्टिकल लिखा गया है, इसको हम देखते हैं। सो व्हाट आर द, कुछ सवाल उठते हैं इसके ऊपर। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, व्हाट डज इट से अबाउट सप्लायर लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, why do some provisions in the law continues to make foreign companies wary of signing deals with India, and what has the government said on the issue। तो इसके में समझने वाली बात क्या है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ जो इंडिया ने प्रोविजन लाया है, ये समझने वाली बात है मुख्यतः, ठीक है। बाकी चीजें क्या है वो तो है ही, पर न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ क्या है ये समझने वाली बात है, ठीक है। जैतापुर पावर प्लांट जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट है अभी प्रेजेंट में महाराष्ट्र में। उसके साथ स्टोरी क्या हुई है कि द इशू रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ कंटिन्यू टू होल्ड अप द मोर देन अ डिकेड ओल्ड प्लान टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इन महाराष्ट्र जैतापुर, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट अंडर कंसिडरेशन एट प्रेजेंट। An official at the French energy company Electricité de France, और उसे बना कौन रहा है, फ्रेंच एनर्जी कंपनी, we submitted it techno commercial offer for the construction of 9900 मेगावाट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और हिंदू ने इस इशू को उठाया है और लायबिलिटी लॉ के ऊपर इसको डिस्कस है, तो ये हिंदू उसको आगे लेकर के जा रहा है, उन्होंने इसको पूरी रिपोर्ट छापी है। अच्छा, now law on the civil nuclear liability ensure that a compensation is available to the victims for natural damage caused by a nuclear incident or disaster and set out who will be liable for those damages। गवर्नमेंट का लॉ ये बात को बोलता है कि लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी आने पर सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी इंश्योर ये करता है कि कंपनसेशन मिलेगा विक्टिम्स को किसी न्यूक्लियर डैमेज होने पर, ठीक है। और डिजास्टर एंड सेट आउट हु विल बी लायबल फॉर दोज डैमेजेस। The international nuclear liability regime consists for multiple treaties and was strengthened after 1986 Chernobyl nuclear incident। इस इंसिडेंट के बाद से ही नियम कायदे कानून सख्त हो गए। The umbrella of Convention on Supplementary Compensation was adopted in 1997 with the aim of establishing a minimum national compensation amount। और 97 के बाद ये जो नियम है वो अडॉप्ट किया गया। The amount can further be increased through public funds to be available by the contracting parties should the national amount be insufficient to compensate the damage caused by a nuclear incident। ठीक है, बहुत फैक्ट डेटा है कि नियम कब आया, किसके बाद आया, क्यों अप्लाई हुआ। अच्छा, इंडिया क्या सिग्नेटरी है? हाँ, इंडिया इस सीएससी का सिग्नेटरी है। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएससी क्या चीज है,
ठीक है। तो इवन दो इंडिया वाज सिग्नेटरी टू सीएससी, पार्लियामेंट रेटिफाइड द कन्वेंशन ओनली इन 2016 टू कीप इन line with the international convention. India enacted the Civil Liability for Nuclear Damage Act CLNDA in 2010 to put in place a speedy compensation mechanism for victims of a nuclear accident. तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज हिंदू में छप रही है, इंडियन एक्सप्रेस में छप रही है, तो वो कितनी भी इंपॉर्टेंट उस वक्त में कितनी करंट न्यूज ना भी हो, तभी भी वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। आपके लिए मैं हिंट दे दूं कि सीएचसी क्या है, ये लिख लीजिए नोट्स में। आपके लिए CLNDA क्या है, नोट्स में लिख लीजिए भाई है क्या चीज, और उसी भी प्री में सवाल बन जाएगा। अब रही बात मेंस की, तो मेंस में ये सवाल उठ सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस समय के साथ बढ़ी है या घटी है, इस पे सवाल आ सकता है। Currently, India has 22 nuclear reactors with over a dozen more project planned. All the existing reactors are operated by state-owned Nuclear Power Corporation of India (NPCIL). ठीक है। Now, supplier liability की जहां तक बात होती है, तो the initial stage of nuclear industry development, foreign governments and the industry agreed that excessive liability claims against supplier of nuclear equipment would make their business unviable and hinder the growth of nuclear energy. और जो liability की बात की वजह, जो principle है ये civil nuclear liability का, उससे इसके growth में hindrance आता है। The two points of rationale were also stated that while accepting the exclusive operator liability principle, one was to avoid legal complications in establishing separate liability in each case, and the second was to make just one entity in the chain, that is the operator to take out insurance. मतलब इसमें क्या है कि दो तरह के क्लॉजेज या एस्पेक्ट है, जिसमें लाइबिलिटी दोनों के ऊपर आ सकती है, जिस ऑपरेटर के ऊपर भी, और साथ ही साथ वहां पे जहां पे इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है वहां पर इस प्रिंसिपल के हिसाब से लाइबिलिटी आ सकती है। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है टू मेक इट जस्ट वन एंटिटी इन द चेन, दैट इज द ऑपरेटर टू गेट द इंश्योरेंस। और दूसरा ये है कि ऑपरेटर के द्वारा इंश्योरेंस दिया जाए इंस्टेड ऑफ हैविंग सप्लायर, सप्लायर के बजाय ऑपरेटर के द्वारा इंश्योरेंस दिया जाए कि कोई अगर दुर्घटना घटती है तो पेनल्टी कैसे दी जाएगी या लोगों को कैसे इसकी लाइबिलिटी अदा की जाएगी, ये नियम इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जो दो क्लॉजेज हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिए यहां से यहां तक। ये अगर आपको आर्टिकल के पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने से पहले भी कहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी की पूरी वीडियो पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर सकती हूँ आर्टिकल्स की। सो CLNDA आप पढ़ लीजिए और CSC आप पढ़ लीजिए नोट्स के लिए, जिसमें आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट और साथ ही साथ जो लाइबिलिटी है, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। 2-3 पॉइंटर्स पढ़ने जरूरी हैं, पूरा का पूरा आर्टिकल ना भी पढ़े तो जरूरी है प्री के लिहाज से कि ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नाउ व्हाट आर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब जैसे जैतापुर का नाम आ ही गया, वो हमको पता है। साथ ही साथ और भी ऐसे कई पावर प्लांट्स हैं जो कोवाडा आंध्र प्रदेश प्रपोज्ड है। उसके साथ ही साथ और भी अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पर इसको लाने की उम्मीद है और मोदी गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी काम कर रही है, तो भी हमको पता होने चाहिए। तो अपने मैप में अभी तक के जितने प्रेजेंट में जितने पावर प्लांट हैं वो, और जितने आ सकते हैं फ्यूचर में, वो भी आप मैप में पिन पॉइंट कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आ गया हमारा साइंस वाला सेक्शन। न्यू स्टडी फाइंड्स अ वे टू मैसिवली कार्बनाइज स्टील मेकिंग, जिसमें आपको साइंस के लिहाज से पता होना चाहिए कि भैया स्टील मेकिंग में 1% कार्बन होता है और उसको हीटेड कोक मतलब अ फॉर्म ऑफ कोल के साथ कार्बनाइज करके उसकी जो कार्बन एमिशन या फिर कहना चाहिए जो केमिकल रिएक्शन को टेक केयर किया जा सकता है। अच्छा, स्टडी कहती क्या है, न्यू स्टडी फाइंड्स अ वे टू मैसिवली डीकार्बनाइज स्टील मेकिंग, क्योंकि हमारे देश में, हमारा इंडिया की ज्यादा बात हो रही है 2030 तक और फिर 2070 तक अपने कार्बन एमिशंस को टेक केयर करने के लिए जगह जगह स्टेप उठाए जा रहे हैं कि अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जा सके और कार्बन एमिशंस को भी अपने लेवल पे लाया जा सके। ठीक है, तो उस लिहाज से ये एक स्टेप है डीकार्बनाइज करने का, जिसमें हम स्टील मेकिंग, क्योंकि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है विश्व में, तो अपने जो स्टील मेकिंग में हम डीकार्बनाइजेशन कैसे करें, कार्बन को कैसे कम करें, उसके लिए क्या करना है। साइंस के लिए सवाल पूछा सकता है प्री में कि स्ट्रॉन्ग स्टील कंसिस्ट ऑफ लेस देन 1% कार्बन, मतलब स्टील में 1% से कम का कार्बन होता है और इसको अचीव करने के लिए उसे कुकिंग कोल या फिर उसे कहते हैं कोल विद हाई कार्बन कंटेंट, कोक कहते हैं, कुकिंग कोल नहीं कोक कहते हैं,
कोक को हम उसके साथ उसको हम अगर ऑक्सीडाइज करें तो कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। ये आपसे प्री में पूछा सकता है। सिर्फ इतना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट अगर आप ध्यान से पढ़े तो, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। तो अपने कार्बन एमिशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में कैसे डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिहाज से आर्टिकल को पढ़ना है अपने टेक वाले सेक्शन में, साइंस और टेक में, और प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। H5N1 kills 50 million birds spreads to mammals। H5N1 की जो न्यूज है अगर आप देखें पूरे साल चली है, अगर लास्ट ईयर से अभी तक, और H5N1 का आउटब्रेक अभी भी कंटिन्यू है। तो उसके लिए जो सी लाइन आप देख रहे हैं, पेरू में एक सी लाइनर है, उसकी डेथ यहाँ पिक्चर दिखाया गया, मरा हुआ पड़ा है। तो इस केस पे H5N1 अभी भी स्प्रेड कर रहा है ओशंस में, और अपने जो म्यूटेशन जो उसका जैसे वायरस एक लंबे समय तक रहने के बाद म्यूटेट कर जाता है, तो म्यूटेट वाला जो वेरिएंट है वो स्प्रेड हो रहा है, उसके लिए न्यूज छपी है। सो अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ द वायरस कैन बी कैटास्ट्रोफिक टू द ऑलरेडी एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज ग्लोबली, लीडिंग टू द मास एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पीशीज। और साथ ही साथ ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी खतरा है। तो ये कुछ बर्ड्स को, कुछ स्पेसिफिक ओशन स्पीशीज को तो हम खाते भी हैं, जब उनको वायरस है तो हमको होना लाजमी है, हो ही सकता है। सो इन 23 alone, H5N1 has killed over 3000 sea lions in Peru। sea lions क्या होते हैं, ये सवाल पहले प्री में आया है, तो सी लाइन्स को आप जरूर देख लीजिएगा। मैमल्स है, मैमल्स नहीं है, ये सब पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके लिहाज से H5N1 की जो वेरिएंट है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने पहले भी आपसे फाइल शेयर करी थी जिसमें कई वेरिएंट है, सारे नहीं पढ़ने हैं, पर जितने कॉमन वेरिएंट्स है वो हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक छोटे छोटे आर्टिकल छपे हुए हैं आपके राइट हैंड साइड में आज के साइंस और टेक में। ओवर 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटेट लॉस्ट अक्रॉस एशिया सिंस 1700। सो एशियन लायंस के जो हैबिटेट है वो डिमोलिश होने की वजह से उनके जो 64% पॉपुलेशन है वो कम होती दिख रही है। ये छपा है साइंस रिपोर्ट्स में। और एशियाटिक लायंस कहाँ होते हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, सुमात्रा, यहाँ पे मिलते हैं, ये पता होना हमें चाहिए। साथ ही तस्मेनियन डेविल फेशियल ट्यूमर्स हिंट अबाउट इवोल्यूशन। तो तस्मेनियन डेविल क्या है ये पता होना जरूरी है, पूछा सकता है आपसे प्री में। ये न्यूज तो कुछ और बताती है कि इसके फेशियल ट्यूमर्स के बारे में बात करती है, बट तस्मेनियन डेविल क्या है ये पता होना चाहिए। सो अगर हम गूगल की माने तो तस्मेनियन डेविल एंडेंजर्ड स्पीशी है, थ्रेटेंड है, और साथ ही साथ ये मार्सुपिल है, मैमल है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया के आसपास के इलाकों में मिलता है। अगर आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये, तो इस तरह की पिक्चर्स दिखाए बगैर आपसे पूछा सकता है कि भाई प्री में तस्मेनियन डेविल क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके प्री के लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज तक का अभी 25 से लेकर 30 तक का न्यूज एनालिसिस, इसमें एडिटोरियल्स में डिस्कस किया, समझा, और उनको साइंस वाले सेशन को भी हमने कवर किया। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज यस, तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।